अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा पोलैंड का वर्क परमिट कैसे इशू होता है, कैसे चेक करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ये डिटेल में मैं आपको सारा बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी है। इसके अलावा मैं बात करूँगा ब्रीफली अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और पॉइंट नंबर 8 और 10 जो रिफ्यूज़ल होता है उसकी क्या वजह होती है, इनका क्या कनेक्शन है, ये इन तीनों चीज़ों का। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं कोशिश करता हूँ कि साथ लिंक लगा दूँ ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी बने, और अगर आप कुछ खुद भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में भी लिंक्स लगाऊंगा जो डिस्क्रिप्शन होती है, ताकि अगर आप चेक करना चाहें कि जो कंपनी है जिसके में आप जा रहे हैं उसका उसका स्टेटस चेक करना चाहें, ये इंफॉर्मेशन भी मैं साथ लिंक में लगा दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसे। सबसे पहले जब कोई वर्क परमिट लेता है वो जो पोलैंड के अंदर एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर जो काम देते हैं, जो जॉब देते हैं, आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर से आपका कांटेक्ट होगा, एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, आपकी सीवी देखेगा। तो इंटरव्यू के बाद वो डिसाइड करेगा कि मैंने आया आपको जॉब देनी है, आपको काम देना है कि नहीं देना। ये जो आपका और एम्प्लॉयर का राब्ता होता है वो या व्हाट्सएप पे होगा या ईमेल पे होगा या कोई भी कम्युनिकेशन का जरिया होगा। तो ये जो रिकॉर्ड होता है आपका और आपके एम्प्लॉयर का, ये रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, एम्प्लॉयर आपको रख लेता है, तो ये डेटा आपने संभाल लेना है, इसको प्रिंट कर लेना है, ये आपके काम आएगा एम्बेसी में। तो एम्प्लॉयर जब आपको सिलेक्ट कर लेता है तो वो आपको ऑफर लेटर सेंड करता है, क्या मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ, आप एग्री हैं। उस ऑफर लेटर में लिखा होगा आपका नाम, आपकी सैलरी, कितने घंटे काम करेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, काम की नेचर कैसी होगी, और कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, साल का, 2 साल का या 3 साल का। वो ऑफर लेटर आप चेक करेंगे, आप एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आप उसे एम्प्लॉयर को ओके कर देंगे। अब एम्प्लॉयर आपका जो वर्क का परमिट है वो अप्लाई करेगा, जो लोकल उनकी ऊजुंद वेबोज की होती है, जो लोकल उनका जो गवर्नमेंट का अदारा होता है। ये जो वर्क परमिट है ये अब इस वक्त अगर बात करें तो ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, एम्प्लॉयर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प्लॉयर को आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपकी पासपोर्ट की कॉपी, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम सर नेम होगा। फिर इस जो जब वो फॉर्म फिल करेगा ये ऑनलाइन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, उस पर वो मेंशन करेगा कि मैं इस बंदे को क्यों बुला रहा हूँ, जस्टिफाई करेगा कि क्यों बुला रहा हूँ मैं। लोकल जो यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं या जो लोकल यहाँ पे हैं, मैं उनको क्यों ये जॉब नहीं दे रहा, मैं फॉरेन बंदे को क्यों बुला रहा हूँ, ये उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके ऊपर लिखेगा कि इसको मैंने ये काम दिया है, इस काम के लिए आ रहा है, इतनी इसकी सैलरी है, इतने घंटे काम है, 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन वो जो वर्क परमिट का जजवलिनी प्रासे का फॉर्म है उसे फिल करने के दौरान एंटर करेगा और सबमिट करा देगा। सबमिट कराने के बाद इस ये 3 से 5 हफ्ते या कम बेश इतना ही टाइम लगता है प्रोसेस होने में। इसकी फ़ीस है तकरीबन 400 ज़लोटी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 32,000 बनता है। 31 से 32,000। तो आप अंदाज़ा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखें, जो जैज़ुलिन प्रासा वर्क परमिट की असल जो फ़ीस जो गवर्नमेंट पोलैंड की हुकूमत लेती है वो कितने हैं, 32,000 पाकिस्तानी रुपीज़, जो कि 400 ज़लोटी बनते हैं पोलैंड के। आप अंदाज़ा करें एजेंट्स और कंसल्टेंट आपको कैसे लूटते हैं। और अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से वर्क परमिट लेंगे तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है, और वीज़ा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आपके। अच्छा, तो ये जब सबमिट हो जाता है फीस पे करने के बाद, तो फीस भी एम्प्लॉयर पे करता है, आप नहीं पे करते। जो जेन्युइन काम होता है उसमें एम्प्लॉयर आपको आपका खर्चा बर्दाश्त करता है। जब आपका वर्क परमिट जमा हो जाता है उनकी ऊजुन वेबोज की में ऑनलाइन, तो एक ईमेल आती है एम्प्लॉयर को कि हमने आपकी फॉर्म ले लिया है, अब आप वेट करें, हम आपको बताएंगे जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। तो 3 से 5 हफ्ते बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, वर्क परमिट प्रोसेस हो जाता है, तो उसको एक ईमेल पे वो डॉक्यूमेंट आ जाता है, वर्क परमिट, जिसे जैजुलेनिया प्रासा कहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन फ्रॉड है उस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन वर्क परमिट की किस्में हैं वो कितनी हैं, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, अगर आपको अपनी कैटेगरी का ही नहीं पता तो आप कैसे उस अपॉइंटमेंट को प्रोसेस करेंगे। जब आप अपॉइंटमेंट फिल करते हैं तो वहाँ पे आता है कि कौन सी कैटेगरी में आप जा रहे हैं।
तो वो आपको पता होनी चाहिए आपकी वर्क परमिट टाइप कौन सी है। देखिए उसमें टाइप्स ए बी सी डी और ई है। ए होता है जो मोस्ट कॉमनली वर्क परमिट होता है, फॉरेनर्स के लिए होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको हायर करता है और ये साल या 2 साल का हो सकता है। जो टाइप बी है उसमें आ जाता है एग्जेक्टिव और जो डायरेक्टर कंपनी के होते हैं वो आपका नहीं है। फिर सी आ जाता है जो अगर मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच है, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स का वहाँ पे ऑफिस है, ये भी आपका नहीं है। डी आता है कि कोई फॉरेन कंपनी आती है फॉर वेरी स्पेसिफिक टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम, वो भी आपका नहीं है। और ई भी आपसे रिलेटेड नहीं है, वो भी रियल टाइप ऑफ होती है। तो ए कैटेगरी है आपकी। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपने देखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपने राइट कैटेगरी चूज करनी है ताकि आपको अपॉइंटमेंट में कोई मसला ना बने। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो इससे रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, कैसे जो एजेंट माफिया होता है कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है पैसे बटोरने के लिए, कैसे आपसे फ्रॉड करता है और इन दी एंड आपका वीज़ा नहीं लगता, आपको नुकसान हो जाता है। सब्सक्राइबर हैं तकरीबन मुझसे बहुत ज़्यादा अपना डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं और मैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखता हूँ। उनका कोई भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे नहीं बताता दिखाता। हालांकि मुझे पिछले दिनों एक भाई ने वॉइस मैसेज किया और मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपका वॉइस मैसेज यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप लोगों को सुनाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। तो उन जिनकी अगर आप भी कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तो उन डॉक्यूमेंट को जब मैंने देखता हूँ, जैसे कि जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो आपको चाहिए कि ऑफर लेटर चाहिए, काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और वर्क परमिट चाहिए। ऑफर कहते हैं अफरते प्रास से, वर्क परमिट कहते हैं जजुलनी प्रासा और काम के कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उमावो प्रासा। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है एम्बेसी के लिए जो पोलैंड से आते हैं। ये ओरिजिनल चैनल होने चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे शो नहीं करा सकता प्राइवेसी की वजह से। मैंने देखा ऑफर लेटर में और वर्क परमिट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब ऑफर लेटर में लिखा हुआ है जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर जैसे कि मैंने बताया वो इशू करता है ये बताने के लिए कि हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, मैंने इस बंदे को हायर कर लिया है, मैंने उसे ऑफर लेटर दे दिया है और ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो गया है। वो ऑफर लेटर पे सैलरी लिखी हुई है 5,300 ज़लोटी। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट बस पड़ा हुआ है 5,300 ज़लोटी ऑफर लेटर पे लिखा हुआ है। लेकिन जो वर्क परमिट है उस पर कितनी है, 4,900। 4,900। तो इतना बड़ा ब्लंडर। और इसके अलावा ऑफर लेटर देख के आपको साफ पता चलता है ये फेक है। अब मुझे हैरानगी होती है जो दोस्त डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये सारा प्रोसेस करते हैं, खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, उनको इतना भी नहीं पता चलता कि ये डॉक्यूमेंट फेक है। यकीन करें वो जो स्टैम्प्स उस ऑफर लेटर पे लगी हुई हैं वो साफ पता चलता है एडिट 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 हुआ हुआ है उसकी, मसलन कि बिल्कुल ब्लंडर है, वहाँ पे टोटली ब्लंडर है। तो ऐसी एप्लीकेशन फाइल जब एम्बेसी में जाती है तो वो रिजेक्ट ही होनी है ना। अब फिर सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑफर लेटर जजुलनी प्रासा वर्क परमिट और ये डॉक्यूमेंट फेक हैं, ओरिजिनल नहीं है, तो अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो आपका वर्क परमिट वेरीफाई होता है, उस प्रोसेस में वेरीफाई होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। वैसे तो प्रोसेस ही नहीं करता वो सिस्टम जो ई कॉन्सुलेट का सिस्टम है। अब इसमें देखें अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कैसे मिलती है, देखिए अपॉइंटमेंट में जब आप जाते हैं वहाँ पे जो डी टाइप नेशनल वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, उसकी कैटेगरी में 3-4 किस्में हैं। एक वर्क की है, दूसरी स्टूडेंट्स की है, तीसरी पीएचडी और एक अदर में आ जाता है। अब जो एजेंट माफिया होता है वो क्या करता है कि आपकी वर्क में लेने की बजाय स्टूडेंट में ले लेता है या किसी और कैटेगरी में ले लेता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है और वो जल्दी मिल जाती है। ठीक है, उसका ड्रॉ भी नहीं होता, वो आपको उसी वक्त मिल जाती है। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट आपको लेने के बाद देखें एजेंट ने तो खुद नहीं जाना, उसने तो आपको भेजना है, जिसकी फाइल है आपने फेस करना है, आपने अगर पकड़े गए तो आपने पकड़े जाना है, वो उसको तो उसके हाथ साफ है, वो आपको अपॉइंटमेंट ले देगा। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट पे अपॉइंटमेंट ले देगा, वो अपॉइंटमेंट भी फेक होगी। आप जाएंगे वहां पे, आपकी एप्लीकेशन वो रख लेंगे, उनको पैसे आ रहे हैं, उनको 67,000 पाकिस्तानी रुपीज आ रहे हैं एक बंदे के, वो उनका उनकी बिजली के बिल खर्चे, उनकी इनकम हो रही है, वो क्यों आपको ना करेंगे। आओ जितने मर्जी आओ, लाइन लगा लो बाहर, वो पैसे ले लेंगे आपसे, फीस ले लेंगे। उनको क्या लगे फेक डॉक्यूमेंट है। वो क्या करेंगे, सिंपली आपको 2 हफ्ते का टाइम देंगे, आपको रसीद दे देंगे, जाएँ 2 हफ्ते बाद आ जाएगा। 2 हफ्ते बाद जब आएंगे आपको आपके हाथ में वो रिफ्यूजल लेटर .8 और .10 पकड़ा देंगे। ठीक है, ये कॉमन हो रहा है फ्रॉड। लेकिन हमारे दोस्त तसल्ली से रिलैक्स होकर सोचते नहीं कि हम फाइल कर रहे हैं एम्बेसी में, अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ना लगा तो वो पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाएगी, हमारे रिकॉर्ड हमारी हिस्ट्री खराब हो जाएगी। जल्दबाजी में सारा करते हैं और
नुकसान करा बैठते हैं अपना। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर तसल्ली से अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन को खुद चेक किया करें। अब जब आपने एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो आपने उसको चेक करना है कि ये कंपनी एक्टिव भी है कि नहीं। उसके लिए मैं लिंक लगा देता हूँ, आप वहाँ पे जाके किस उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो आ जाएगा कि इस कंपनी का टैक्स नंबर क्या है, हिस्ट्री क्या है, कब से है, डायरेक्टर कौन है, ऑनर कौन है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एक्टिव है या नहीं एक्टिव। अगर उधर लिखा आएगा लिक्विडेशन, इसका मतलब है ये कंपनी जो है ना अभी ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव होनी चाहिए कंपनी। जो 80 मोर देन 80% 85% ऐसे वर्क परमिट जो सब्सक्राइबर शेयर करते हैं वो एजेंसी से इशू होते हैं। एजेंसी से मतलब कि एजेंसी होती है पोलैंड में, टेम्पररी को बना लेता है बंदा एजेंसी, अपने घर में किसी कमरे में बैठ के बना लिया, उसका कोई दफ्तर भी नहीं होता है, कमरे में बैठ के आप अक्सर कभी देखे अपने वर्क परमिट का जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसका एड्रेस गूगल मैप में डालेंगे, उसके घर का एड्रेस आएगा, बिल्डिंग के अंदर वो बैठा होगा, बंदा पूछे यहाँ पे कौन सी कंपनी आ गई, लेकिन फिर भी दोस्त उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। तो जो एजेंसीज होती हैं, एजेंट माफिया ने घर बैठ के एक कंपनी बना ली होती है, तो उसको ही यूज कर रहे होते हैं। तो अ, वो 85% वो तो 100% रिफ्यूजल है, उस पर तो वीज़ा देना ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप फिर कहते हैं कि वीज़ा मिल नहीं रहा, वीज़ा मिल नहीं रहा, तो जब 85% वर्क परमिट ही आप कैसे हैं तो आपको 85% रिफ्यूजल तो यहीं पे हो गया, ठीक हो गया। फिर बहुत कम लोग जेन्युइन जिनके हाईली क्वालिफाइड जिनके वर्क परमिट होते हैं, वो तो पोलैंड का अप्लाई ही बहुत कम करते हैं। वो तो यूके या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, वो जर्मनी में अप्लाई करते हैं। वो पोलैंड क्यों जाएंगे जो हाईली क्वालिफाइड, जो आईटी टेक्नीशियन, आईटी स्पेशलिस्ट या मेडिकल के हैं। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली आप अगर पोलैंड में कर ही रहे हैं, अपनी जो जमा पूंजी लगा ही रहे हैं, तो उसको तसल्ली से अच्छे तरीके से चेक करके तसल्ली से चलें, ऐसे ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करके पैसे ना लगाएं। मैंने कितने सब्सक्राइबरों को बोला कि अभी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि रिफ्यूज़ हो गया, मैं अपील करूँ। मैं बोला अपील ना करना। उन्होंने अपील की, पैसे ज़ाया करके फिर दोबारा कहते हैं जी मैंने माज़रत, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो आप बात भी तो नहीं सुनते, नुकसान करवा के आपको पता चलता है कि हाँ ये ऐसा हुआ है। फिर जो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 10 का रिफ्यूज़ल होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, दूसरा उनको ट्रस्ट नहीं है, जो वीज़ा ऑफिसर है कि जो आपकी जो फ़ाइल है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हमें यकीनी नहीं है आप पे। तो उसकी यही रीज़न होती है कि आपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगाया होता है जिस पे कि वो मिसमैच हो रहा होता है। जैसे सैलरी वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। रहने का अकोमोडेशन का एड्रेस ही नहीं है आपके पास। अब एक सब्सक्राइबर थे पीएचडी, उनके पास रहने की अकोमोडेशन ही नहीं थी, और वो वहाँ पे पीएचडी प्लस रिसर्च जेन्युइन था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वैसे ने कभी अकोमोडेशन ही नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ पे, जाकर सड़क पे सोएंगे। तो इतने पढ़े लिखे हो के माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हो के आप इतना तो देखें ना कि अकोमोडेशन तो डॉक्यूमेंट तो साथ लेके जाए ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जब आपकी फाइल अप टू देयर स्टैंडर्ड होगी, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन जब आपकी 85% वर्क परमिट ही कंसल्ट एजेंसियां वहाँ पे बैठी इशू कर रही हैं, जिनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लगे। 2023 और 24 में वीज़े लगे थे, उस वक्त एम्बेसी का स्टाफ कंप्रोमाइज था, ठीक है। जब पोलैंड की जो हुकूमत चेंज हुई पिछले साल, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस मिनिस्टर को भी जेल में डाला हुआ है, ठीक है। तो अब उन्होंने बहुत क्रैकडाउन किया हुआ है, बड़ी सख्ती की हुई है। तो अभी जो भी भाई पोलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, वो अपनी आंख कान खोल के तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के चले, ठीक है। अगर तो जेन्युइन एम्प्लॉयर है तो रिस्क ले, वरना यहीं पे रुक जाए। फ़ायदा को नहीं, रिजेक्शन करवा के पासपोर्ट स्टैंप लगवा के अपना रिकॉर्ड खराब करके बैठ जाएंगे, पैसे ज़ाया करके। एक सब्सक्राइबर ने बताया कि 1 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का दिया। बंदा पूछे अपॉइंटमेंट तो फ्री है, और अब तो वैसे ही दे रहे हैं, इतने लोग भी नहीं, इतना रश भी नहीं है। तो हम लोग खुद ही जाके इन कंसल्टेंट के सामने लेटते हैं, फिर वो आपको लूटते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर चैनल को फॉलो करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।